अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हम कोरोना महामारी की करेंगे, जो भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। 6 महीने के बाद कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में 15 नवंबर के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। डेली केसेस 500 से कम होते हुए 30 जनवरी को सबसे कम 64 पर पहुंचे, लेकिन मार्च आते ही मामलों में अचानक से तेजी आने लगी और देश में एक्टिव केसेस 23,000 के आंकड़े को छू गए। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में खुद के साथ साथ अपनों की सेहत की सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली से लेकर केरल और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कोरोना संक्रमण के ग्राफ में तेजी से उछाल आया है। 6 महीने बाद देश में कोरोना के नए मामले 4000 से ज्यादा आए हैं। मंगलवार को देश में 4435 लोग कोरोना की चपेट में आए। इससे पहले 28 सितंबर को 4271 मामले सामने आए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में 15 नवंबर के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। डेली केसेस कम होते हुए 30 जनवरी को सबसे कम 64 पर पहुंच गए, लेकिन मार्च आते ही मामलों में अचानक से तेजी आने लगी। 4 अप्रैल को मिले 4435 नए मामलों में से 2905 कोरोना मामले सिर्फ 5 राज्यों से मिले हैं। इनमें केरल सबसे आगे है, जहां 1000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इसके बाद दिल्ली 521, महाराष्ट्र 711 और कर्नाटक गुजरात 324 मामले सामने आए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात कंट्रोल में है। लोगों को कोरोना वायरस के नंबर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोरोना से बचाव बेहद जरूरी है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और जहां स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर तैयारियों में जुट गया है, वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है। अगर ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट साबित होता है तो लोगों को कोरोना की चौथी वैक्सीन की डोज भी लेनी पड़ सकती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे में अगर अभी से मास्क लगाया जाए और कोरोना के गाइडलाइन फॉलो किए जाए तो हो सकता है चौथी लहर को आने से रोका जा सकता है। साथ ही जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है उस पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को एक बड़ी छूट दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिवक्ताओं को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की अनुमति दे दी है। सीजेआई ने कहा है कि अखबारों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर वकील अदालत के सामने वर्चुअली रूप से पेश होना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो हाइब्रिड मोड में भी काम कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली से सटे नोएडा में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। सारी तैयारी हम लोग एकदम ट्रैक पे हैं। मशीनरी पूरी गियरअप है और हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या एक एक केस को कांटेक्ट करने की, ट्रेस करने की और उनके सैनिटाइजेशन वगैरह कराने की, दवाइयों के वितरण की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने चुस्त दुरुस्त कर रखी हैं और सारी चीज़ें ट्रैक पे हैं। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो सतर्क रहें। कोई भी सिम्टम्स अगर आता है, कोई भी अगर लक्षण किसी में भी आते हैं तो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर में जरूर टेस्टिंग करें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स अस्पताल में लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इमरजेंसी में मरीजों तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, इसको देखा जा सके। कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही नई गाइडलाइंस जारी कर चुका है, जिसमें ये कहा गया है कि कोविड से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो उसे जल्द से जल्द लगवा लें। सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार, 5 दिन से ज्यादा की खांसी हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। गंभीर बीमारी वाले मरीज कोरोना लक्षण देखते ही डॉक्टर से संपर्क करें।
जब कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, तब हम इस वायरस से अनजान थे। इसकी ABCD तक हमें नहीं पता थी और तब भी हमने इस वायरस पर काबू पाया था। और आज जब हमारे पास कोरोना वैक्सीन के साथ साथ बूस्टर डोज भी मौजूद है और हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से हम कोरोना को मात जरूर दे सकते हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और वहीं लोगों के बीच एक सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें फिर से कोरोना की वैक्सीन लेनी पड़ेगी, क्या चौथी लहर भी आएगी। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता नीतू झा ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SP व्योत्रा से बातचीत की। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आने की आशंका जताई जा रही है, क्या चौथी लहर आ सकती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आ सकती है। क्योंकि ये वायरसेस हैं, वायरस जो है अपनी ये सेल से भी आधा सेल होता है। एक सेल होता है जो नॉर्मली वो एक जैसे बैक्टीरिया 1 सेल होता है, उसमें DNA भी होता है, RNA भी होता है। लेकिन जो वायरसेस ओनली आइदर DNA और RNA और अपनी एंटीजेनेसिटी, अपनी जो पूरे शक्ल प्रॉपर्टी सबको बदल सकते हैं। दे कीप चेंजिंग। दैट्स वाई हम आज तक HIV की वैक्सीन नहीं बना सके, इसलिए क्योंकि वायरस हर बार चेंज, हम एक वैक्सीन बनाएंगे तो वायरस को दूसरी बार किसी और फॉर्म में आ जाएगा। कीप चेंजिंग, ये आता रहेगा। मोस्ट लाइकली इट विल नेवर गो। जैसे इन्फ्लुएंजा कभी नहीं गया, इतने सालों से कई साल हो गया है। इसी प्रकार हमारा ये कोविड-19 कहने वाले जो सो कॉल्ड कोविड-19 ये जाने का कोरोना वायरस खत्म होने का ऐसा नहीं होगा, किसी न किसी फॉर्म में आता रहेगा। सर, साल 2020 से कोरोना भारत आया, भारत को कोरोना ने अपनी जद में लिया, उसके बाद वैक्सीन की पहली डोज लगी, दूसरी लगी, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगने लगा। तो क्या अगर वेरिएंट बदलते रहे तो हमें चौथी डोज भी लेनी पड़ेगी? वेल, आई एम श्योर मैं तो इस साल भी सभी को, मैंने तो इस साल भी ली हुई है। एंड आई एम वन ऑफ दोज हु विल से कि बिल्कुल लेना चाहिए। हम भारतवर्ष के लोग, सारी दुनिया ने, हम 20s में जब हम बाहर दुनिया में जाते थे तो पीपल हैड पोस्टुलेटेड, एंटिसिपेटेड कि इंडिया की तो हालत खस्ता हो जाएगी, इंडिया में तो डेथ्स के अंबार लग जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने वैक्सीन करा दी। वैक्सीन ऑलमोस्ट फ्री दी सारे वर्ल्ड, अपने ही नहीं दुनिया के 90 कंट्रीज को भी हमने दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई चौथी डोज की वैक्सीन लेता है तो ये वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या सामान्य जैसे आपने और वैक्सीन ली है वैसे ही आप चौथी डोज भी लें? वेल, माई फीलिंग इज स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन, तो उनको तो इमीडिएट लेना चाहिए। जैसे लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो पेशेंट जो 65 इयर्स के ऊपर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाए, एक्सट्रीम ऑफ एजेस आई विल कॉल, उनकी इम्यूनिटी कम, पीपल जो डायबिटीज़ हैं, हार्ट फेलियर लोग हैं, जो किडनी फेलियर पे हैं, HIV पॉजिटिव हैं, इन सबको, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है, तो इन लोगों को तो नॉर्मली ही लेना चाहिए। एंड बाकी आई एम श्योर अदरवाइज भी एक बार अब जो फैलना है तो आई विल एक्चुअली सुजेस्ट कि बूस्टर डोज का भी ले लेना चाहिए। अभी जनवरी में ड्यू थी सभी की, बहुत कम लोगों ने ली है। मेरे पर्सनली कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही लोगों से कहता हूं कि प्लीज गेट इट डन। कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी फिलहाल पानी की स्थिति नहीं है। तो ऐसे में क्या है अस्पतालों की तैयारी? देखिए मेरे सहयोगी सत्यजीत कुमार की रांची के रिम्स अस्पताल से ये रिपोर्ट। इस वक्त राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हम हैं और ये देखिए ICU यूनिट है जहां पे कोविड पेशेंट को रखे जाने की तैयारी है। और इस वक्त हमारे साथ रिम्स के क्रिटिकल केयर के हेड और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के ऑल इंडिया हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अगर हम लोग यहाँ दिखाएं? हाँ, यहाँ पे देखिए एक ICU बेड में जो एक बेसिक फैसिलिटीज जितने चाहिए होते हैं वो सब है। ये जैसे बेड ही है, ये फाउलर बेड है, हाई एंड फाउलर बेड है। ये जो हमारा मॉनिटर है ये 20 चैनल मॉनिटर है। इसमें ऑलमोस्ट सारे तरह के जो हम चाहते हैं मरीज को मॉनिटर करना वो हो जाता है। बगल में एक बेला विस्टा का हाई एंड वेंटिलेटर है जिसके थ्रू हम मरीज को किसी भी प्रकार के वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है हम दे सकते हैं।
पीछे ऑक्सीजन सप्लाई सक्शन पोर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सब चीज हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है ये पिछले कोविड के समय में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए थे और ये सारे ट्रेंड हैं कि कोविड के मरीजों को कैसे संभालना है। तो इसलिए हमें इस बात की निश्चिंता है कि हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन का सामना करना पड़े तो दे आर ऑल गियर्ड अप कि हम किसी भी तरह के सिचुएशन को संभाल लें। तो कोरोना पर देश के हालात जानने के बाद बात दिल्ली की, जिससे अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार हाईटेक बना जा रहा है, क्योंकि सवाल देश की राजधानी की सुरक्षा का जो है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के बेड़े में इक्षणा नाम की एक हाईटेक वैन शामिल की गई है, जो ऐसे कैमरों से लैस है जिसकी नजर से अपराधियों का बच पाना नामुमकिन है। और ये वैन कैसे काम करती है, देखिए। दिल्ली की सड़कों पर हूटर बजाकर दौड़ती ये इक्षणा, जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के तरकश का नया हथियार है। हालांकि इसमें न तो कोई बंदूक लगी है और न ही आंसू गैस के गोले दागने वाली कोई गन, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इसके हाईटेक कैमरे ही इसका सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि इसकी जद में आने के बाद अपराधी का बचना बेहद मुश्किल है। दिल्ली में अब अपराधियों की खैर नहीं है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस लेके आई है इक्षणा। इक्षणा संस्कृत से लाया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है आंख, और ये है दिल्ली पुलिस की वो आंख जो अपराधियों पर अंकुश लगाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बनाया हुआ एक वैन है। इस वैन में एक दो नहीं बल्कि 13 ताकतवर कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 8 कैमरे आगे की तरफ लगे हैं जो 360 डिग्री घूम सकते हैं और अपने आसपास होने वाले किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी फौरन वैन में सवार पुलिस वालों को दे सकते हैं, ताकि वक्त रहते आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। ये दिल्ली पुलिस की आंख है, जिसमें टोटल 13 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें 8 कैमरे ANPR और FRS को सपोर्ट करते हैं। मतलब इस गाड़ी के सामने से यदि कोई भी व्हीकल जाता है और वो मान लो सस्पिशियस व्हीकल है, तो उसको तत्काल उसका जो भी इंटीमेशन है वो PHQ के अंदर जाएगी, सीनियर अफसरों को मिलेगी। ऐसे ही कोई आपराधिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति इस वैन के सामने से कहीं से भी गुजरेगा तो भी वो अपने डाटाबेस से सर्च करके तभी इंटीमेशन देगी अपने सीनियर अफसर को, उसको तत्काल उसको पकड़ लिया जाएगा। जबकि इक्षणा के पीछे की तरफ 2 कैमरे लगे हैं, जिनकी रेंज 1 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी ये पीछे लगे कैमरे भी किसी मायने में कम नहीं है। खास बात यह है कि मामूली पथराव का भी इन कैमरों पर कोई असर नहीं होता और ये बिना रुकावट अपना काम करते रहते हैं। वैन कितना सुरक्षित है और इसमें जो CCTV लगे हैं, क्योंकि इसमें जो उपकरण है वो काफी हाईटेक है, क्या उन्हें नुकसान हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन होता है, K10 सर्टिफिकेशन होता है वेंडर प्रूफ का, तो यदि सामान्य पथराव में इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये सर्टिफाइड है, जो इसके उपकरण लगे हुए हैं ये सर्टिफाइड है। अच्छा, और अगर पथराव होता है तो क्या ये कैमरे जो है? जी नहीं, ये सर्टिफाइड कैमरेज हैं, सामान्यतः पथराव में इनका कोई नुकसान नहीं होगा। ये वैन जितनी खास है उतना ही खास है इससे ऑपरेट करना। हालात कैसे भी हो, इक्षणा की मौजूदगी पुलिस की तफ्तीश को आसान बनाने में काफी मददगार साबित होगी। आपदा जैसी कोई परिस्थिति आई तो इसी तरह का ये हूटर बजेगा, और अभी हमने आपको लाइव दिखाया कि किस तरह से जो सामने से आ रहा था ट्रैफिक, उस पर कंट्रोल किया गया है। ये इसी तरह से काम करेगी और ये जो ड्राइवर साहब है हमारे साथ इस वक्त इसी तरह कोई ना कोई इसको ऑपरेट कर रहा होगा। सबसे खास बात ये है इक्षणा की कि इसे ऑपरेट करना बेहद मुश्किल नहीं है, काफी आसान है इक्षणा को ऑपरेट करना। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे और देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बने, इसके लिए दिल्ली पुलिस को तेजी से हाईटेक बनाया जा रहा है। इक्षणा इसी की एक ताजा मिसाल है। ये गाड़ी ना सिर्फ इंसानों की पहचान करती है बल्कि गाड़ियों की भी पहचान करती है। गाड़ी के नंबर प्लेट से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा, साथ ही जो CCTV है उनकी मदद से अपराधियों की पहचान की जा सकेगी। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में अब अपराधियों की खैर नहीं और अब अपराधियों पर शिकंजा कसने वाला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ नीतू झा, GNT दिल्ली।
और एक क्षण पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि ये अंदर से कैसी दिखती है और इसके कैमरे किस तरह के हैं, और तो और ये पुलिस हेडक्वार्टर से किस तरीके से कनेक्ट हुई है। तो नीतू की ये रिपोर्ट देखिए। अब हम समझेंगे कि इस वैन में कैसे काम होता है। सर, हमें ये बताइए कि ये 13 कैमरों का एक्सेस है यहाँ पर, एक एक कैमरा कैसे काम करता है? जी, सबसे पहले हमें पीटीजेड कैमरे को देखते हैं। आप ये देखेंगे 1 किलोमीटर तक की रेंज तक ये कैमरा ऑटोमेटिक, यदि हमने ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया तो कैमरा वहीं जाके फोकस करेगा। सपोज करिए हमें ये देखने ये व्यक्ति यहाँ से जो गुजर रहे हैं, ये कैमरा ऑटोमेटिक वहीं जाकर के आपका फोकस कर लेगा। ये पीटीजेड कैमरा मतलब पैनिंग, टिल्टिंग एंड जूमिंग कैमरा, जिसका जो लक्स लेवल 30x है। साधारण भाषा में कहा जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी तक ये कैमरा ऑप्टिकल जूम के माध्यम से देख सकता है। साथ इसके 16x का डिजिटल जूम है। यदि हमें उसको और भी गहराई से देखना है तो 16x का इसमें डिजिटल जूम भी निर्मित है। अब हम इनकी बात करें तो ये AI बेस्ड कैमरे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये लोगों को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही नंबर प्लेट भी ले रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग में यदि हम इसके जाएं तो आप ये देखेंगे, हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ये देखेंगे जो भी इस गाड़ी के सामने से यदि कोई भी व्हीकल गुजरा है तो ये उसने कैप्चर कर लिया है, जो कि आपका नंबर प्लेट बता रहा है, कलर बता रहा है, लोगो बता रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अपने डाटाबेस से मैच कर रहा है और साथ ये PHQ भी इसकी फीड जा रही है। इसकी एक खास बात और है, ये नंबर प्लेट जब कैप्चर करता है साथ में इसको एक्सेल में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हीकल की टाइमिंग उसमें देख सकते हैं, व्हीकल का लोगो क्या है, कलर क्या है, टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, वो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका पूरा डेटा एक्सेल में हम फॉर्मेट में बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये हमने PHQ के साथ जब सिंक किया हुआ है इसको, तो सारा डेटा वो जो ऑलरेडी PHQ के पास जो डेटा है, संदिग्ध गाड़ियों का डेटा है, उसके साथ मैच करके इंस्टेंट अलर्ट देता है। उसको हुटर के थ्रू भी अलर्ट ले सकते हैं और आपका कंट्रोल रूम में भी यहाँ पे पॉपअप आके वो वीडियो ओपन हो जाएगा। पावर बैकअप के लिए हमारे पास इसमें जनरेटर है, साथ बैटरी का भी पावर बैकअप है, जो कि एक्सटर्नल पावर सोर्स से भी चार्ज हो सकती है, साथ में जनरेटर से भी चार्ज हो सकती है। इसके साथ 3 तरह के PS सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं। अभी हम कंट्रोल रूम में, तो कंट्रोल रूम का भी हम PS सिस्टम की बात करें, हेलो दिस इज टेस्टिंग। एक सिस्टम ये है, एक ड्राइवर कैबिन के पास है PS सिस्टम और एक इसमें पोर्टेबल PS सिस्टम भी रखा गया है। मान लो पब्लिक गैदरिंग होती है और हमें कुछ दूरी तक PS सिस्टम लेके जाना है तो एक पोर्टेबल PS सिस्टम रखा गया है जो इनबिल्ट है इस गाड़ी के अंदर। मान लीजिए कि अभी सड़क पर हमारे सामने कोई अपराधी आ जाता है तो ये अपराधियों की जो तस्वीरें हैं उसको भी कैप्चर करता है। तो इसके बाद क्या अपराधियों का अलार्म भी यहाँ बजेगा और PHQ दोनों जगह बजेगा। जो हमारे पास पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय होगी कंट्रोल रूम के अंदर, वो तो उसको साथ में उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। साथ PHQ के माध्यम से पूरी दिल्ली के कंट्रोल रूम से भी वो तभी तत्काल फ्लैश अप हो जाएगा। तो पूरी दिल्ली पुलिस को तत्काल सूचना मिल जाएगी कि ये व्यक्ति संदिग्ध है, इस समय यहाँ से गुजरा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करीब 2 साल पहले दिल्ली में आत्महत्या से जुड़े एक मामले की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 30 हजारी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। 2 साल तक इस मामले की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ से दिल्ली UPSC की तैयारी करने आए अभिषेक गौतम से जुड़ा हुआ है। हर हाल में IPS बनने की हसरत पाले बैठे अभिषेक के लिए उसके हाथ में गुदा टैटू ही उसकी आत्महत्या की वजह बन गया। शुरुआत में हत्या का मामला दिख रही ये घटना 2 साल की जांच के बाद आत्महत्या करार दे दी गई। पूरा मामला क्या है ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। IPS बनने के अपने सपनों की कीमत उसे एक टैटू के जरिए जिंदगी से चुकानी पड़ी। वो युवा लखनऊ से दिल्ली आया। अभिषेक गौतम नाम का वो युवक IPS बनने का सपना लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर में UPSC के एग्जाम क्रैक करने की जद्दोजहद में लग गया। उसने अपने कमरे में कई नामी गिरामी दबंग IPS ऑफिसर्स की तस्वीरें लगा रखी थी। उसने तभी तय कर लिया था कि वो 2021 में IPS बनेगा, UPSC क्रैक करेगा। उसने एक पर्ची लिखकर अपने पर्स में भी डाल ली थी कि 2021 में उसे IPS बनना है। सपनों में सतरंगी रंग भरते हुए उसने अपनी मुहिम को आगे भी बढ़ाया, लेकिन समय का पहिया कहते हैं ना। 2021 के फरवरी में 21 फरवरी को उसने अपने हाथ पर एक टैटू गुदवाया।
टैटू गुदवाने के 4 दिन बाद ही उसने अपने दोस्त से बात की और उसको टैटू दिखाया। दोस्त ने कहा कि टैटू बनाने के बाद तुम आईपीएस नहीं बन सकते क्योंकि सेना में, रक्षा सेवाओं में और यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस में जहां वर्दी पहनते हैं और गर्मी की वर्दियों में जो हिस्सा दिखता है वहां टैटू बनवाने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। भाई अभिषेक गौतम प्रेशर में आ गया, टेंशन में आया। उसने गूगल सर्च के जरिए ये बहुत सारी चीजें, टैटू हटाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जहां टैटू अगर हो बदन के किसी हिस्से पर तो उसे नौकरी मिलने में या उसका सिलेक्शन होने में दिक्कतें आ सकती हैं, टैटू कैसे हटाया जाए, उसको लेकर भी उसने बहुत सारी सर्च की कि आखिर टैटू हटाने के कितने खर्च आता है, कहां से टैटू हटवाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी सर्च करने के बाद उसने अपनी जिंदगी की तिलांजलि दे दी। हाथ, गर्दन या शरीर के किसी हिस्से पर टैटू बनवाने का शौक कई लोगों को होता है और इस शौक में उम्र भी कोई बाधा नहीं बनती। हालांकि यही शौक कानून की पढ़ाई कर रहे और यूपीएससी एस्पिरेंट अभिषेक गौतम के लिए मुसीबत बन गया। हाथ में बना टैटू ही आईपीएस बनने की राह में सबसे बड़ा बाधा बन गया। टैटू गुदवाने के 4 दिन बाद ही अभिषेक आत्महत्या करने की हद तक पहुंच गया। दरअसल टैटू बनवाने के इसी शौक ने अभिषेक के मन में भारतीय पुलिस सेवा जैसी शानदार सरकारी नौकरी से वंचित होने का डर पैदा कर दिया था। जब उसे अपने दोस्त से पता चला कि सिविल सर्विस के तहत आईपीएस अधिकारी की भर्ती में टैटू बनवाए लोगों का चयन नहीं होता है, तभी से अभिषेक परेशान रहने लगा और फिर अंत में उसने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया। ऐसे में सरकारी नौकरियों में टैटू को लेकर नियम क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। शरीर के किसी भी अंग पर बना टैटू उम्मीदवारों को कई सरकारी नौकरियों से वंचित कर सकता है, जिसमें सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का नंबर आता है। शरीर के किसी अंग पर टैटू पाए जाने पर इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा से भी उम्मीदवार वंचित हो सकता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा भी शरीर पर बने टैटू से उम्मीदवार को दूर कर सकती है। भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे हम आईएफएस के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी टैटू बैन है। इसके अलावा भारतीय सेना के तीनों अंग, आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी टैटू होने पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की नौकरी भी उन सरकारी नौकरियों में ही शामिल है जहां पर अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार के शरीर पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए और बाद में तो वैसे भी वो बनवा नहीं सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश में पुलिस फोर्सेस में भी शरीर पर टैटू बनवाने वाले उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलती है। इन सरकारी नौकरियों के लिहाज से टैटू ऐसे हिस्से में नहीं होना चाहिए जो हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि फिर भी ये जरूरी नहीं है कि इन 9 सरकारी नौकरियों में मौका मिल ही जाए। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि सरकारी पदों में टैटू को लेकर मनाही क्यों है। आखिर क्यों इन नौकरियों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को टैटू पाने जाने पर रिजेक्ट करने या फिर उनको खारिज कर दिया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि टैटू कई बीमारियों को न्योता देता है, जिसमें एचआईवी है, स्किन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, इसके अलावा लिवर को पूरी तरह से खराब कर देने वाले रोग, हेपेटाइटिस ए, बी का भी खतरा रहता है। और इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग पर टैटू बनवाए शख्स के बारे में ये धारणा बनती है कि वो गंभीर नहीं है। इसके अलावा टैटू बनवाए व्यक्ति की कम अनुशासित होने की छवि भी बन जाती है, यानी ऐसा मान लिया जाता है कि टैटू बनवाने वाले इंसान के लिए काम से ज्यादा शौक जरूरी है। इसके अलावा सेना, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल में ऐसा माना जाता है कि टैटू बनवाए शख्स की पहचान आसान हो सकती है, जो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि शरीर पर बने टैटू को लेजर मशीन से हटाया भी जा सकता है और ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यानी कि उम्मीदवारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही आत्महत्या जैसा कोई गलत कदम उठाना चाहिए। आधुनिक तकनीक और टैटू के जानकार ये बताते हैं कि आधुनिक तकनीक से टैटू हटाया जा सकता है। लेजर तकनीक ऐसी आ गई है कि आसानी से टैटू हटा सकते हैं। 3,000 रुपए, 3,500 रुपए पर इंच का रेट ऐसा बताया गया है। तो ऐसे में लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक बार टैटू बना लिया तो वो जिंदगी भर या जिंदगी के बाद तक वो साथ रहेगा। टैटू हटाया जा सकता है, लेकिन उस युवा ने शायद अभिषेक गौतम ने इन सारी चीजों पर गौर नहीं किया या
उसके मन में ये बात गहरे तक बैठ गई कि अब उसका सपना सच नहीं हो सकता है, और बस सपना नहीं तो जिंदगी नहीं। इसके बाद अभिषेक गौतम ने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया, लेकिन सपने के साथ जिंदगी का अंत नहीं होता है, ये ध्यान रखें। और टैटू अगर आपने कहीं लगवाया है तो किसी भी तरह से आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बन सकता। अगर आपको टैटू नहीं रखना है तो आप टैटू हटवा सकते हैं लेजर से। एक फिल्म आई थी पिंजर, जिसमें उसने अपने प्रेमी का नाम टैटू गुदवा रखा है, और हीरोइन बहुत कोशिश करती है कि टैटू को हटाने की, लेकिन जिस समय की वो कहानी है उस समय टैटू तो बनवाते थे जिसे गोदना कहते हैं, लेकिन टैटू हटाने की तकनीक नहीं थी। आज एक से एक टैटू बनाने की तकनीक है, टैटू हटाने की भी तकनीक है। बस जरूरत है उसको समझने की। जिंदगी को इतनी आसानी से ना गंवाएं, इतनी आसानी से ना हटाएं। टैटू हटाएं लेकिन जिंदगी नहीं। कैमरामैन के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। तो टैटू बनवाना अगर शौक है, और अगर आपका शौक ये भी है कि आप किसी भी डिफेंस सर्विस, चाहे वो आर्मी एयरफोर्स नेवी हो या फिर पुलिस सर्विसेज में जाएं या फिर फॉरेन सर्विसेज में जाएं, तो उसके नियम कायदे जरूर ध्यान से पढ़ लें। और अगर बन चुका है तो उसको हटाना भी आसान है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात चारधाम यात्रा की करते हैं, जो जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले तीर्थयात्रियों की सावधानियों से जुड़ी सभी चीजों को युद्ध स्तर पर दुरुस्त किया जा रहा है। और गुड न्यूज यह है कि इस बार केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु पैदल जाने के अलावा हेलीकॉप्टर से जुड़ी सेवा भी ले सकते हैं, और इसके लिए उन्हें IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। यानी कि तीर्थयात्रियों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए काफी हद तक ये मददगार साबित होगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक करेंगे, और किसी कारणवश अगर टिकट आपको कैंसिल करना पड़ सकता है तो ये भी गुड न्यूज है कि आपके पैसे वापस आ सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले चारधाम यात्रा से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कुदरत के श्रृंगार ने इन पवित्र धामों की खूबसूरती को और निखार दिया है। इन दिनों हर तरफ बर्फ की सफेदी सी छाई हुई है। हालांकि इस खूबसूरती को करीब से देखने और अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बस चंद दिनों का इंतजार करना है, क्योंकि वो शुभ घड़ी आने वाली है जब इन पवित्र धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को तय मुहूर्त में पूजा पाठ के बाद भक्तों के लिए खोले जाएंगे। मगर इन देव धामों के कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, चाहे सड़क के निर्माण का काम हो या तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सुविधा हो। अप्रैल के 3rd वीक से और 4th वीक लगते लगते चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और चारधाम यात्रा में आपको पता है कि कितना यात्रियों का आगमन होता है और ट्रैफिक का कितना प्रेशर होता है, चूँकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHAI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफी लंबे समय से। तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चारधाम के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफी पहले शुरू हो गए थे और अब तक कुल 9,68,951 लोग यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनकी सुविधा के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने एक और अच्छी पहल की है, जिसके तहत तीर्थयात्री पैदल के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ मंदिर पहुंच सकेंगे, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने IRCTC से टाई अप किया है। यानी लोग heliYatra.irctc.co.in साइट से अपने टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने IRCTC जो कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टिकटिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ अनुबंध किया है, जिसमें कि अब हेलीकॉप्टर सेवाओं की यात्राएं भी बुक की जा सकेंगी। इसमें जो मेन उत्तराखंड सरकार का पर्पज है वो ये है कि जो यात्री हैं वो किसी भी तरीके के झांसे में ना आए और उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, ब्लैक मार्केटिंग से
बचाया जा सके यात्रियों को, साथ ही जो उनका सफर है वो सुगम हो सके। उत्तराखंड सरकार की पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं के लिए इस बार की चारधाम यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक हो। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वक्त वक्त पर चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेते रहते हैं। चारधाम यात्रा की इस बार तैयारी हम लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चारधाम यात्रा हमारी बहुत रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें लगभग 50 लाख के लगभग लोगों ने भाग लिया था। तो उसको देखते हुए, क्योंकि जब पिछली बार थोड़ा सा हमारे कपाट भी थोड़ा देर से खुले थे, इस बार कपाट खुलने की तिथि भी थोड़ा जल्दी है, जहां 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हालांकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह से कोरोना मरीज फिर बढ़ रहे हैं, उसे लेकर भी उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तीर्थयात्रियों के लिए कोरोना से जुड़े निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं, ताकि चारधाम यात्रा में किसी तरह की अड़चन न आए। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आप घर बैठे किस तरीके से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर आप टिकट कैंसिल भी करवाते हैं तो आपको बताएं कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। कैसे, देखिए जरा। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 22 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, अभी तक जो तैयारियां चल रही, बस एक खलल है कि मौसम लगातार खराब हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं। अदरवाइज सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या थी वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अलग अलग जगह हैं जिसमें पोर्टल भी है, जिसमें वेबसाइट पर जाकर भी और आप ऐप डाउनलोड करके भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अब जो नई सुविधा दी है, वो नई सुविधा है हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको, क्योंकि IRCTC के साथ टाई अप हुआ है, तो heli-yatri.irctc.co.in पे जाके आपको लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आपको ये पेज यहाँ पर खुला हुआ मिलेगा, जिसमें है हेलीकॉप्टर यात्रा टू श्री केदारनाथ धाम। ये पेज आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसके बाद यहीं पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने करना क्या है, टिकट बुकिंग ओपनिंग सून, अभी देखिए अभी शुरू नहीं हुई है। आज का जो पेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पेज है। यहाँ पर जाकर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का भी एक लिंक यहाँ पर दे रखा है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वही रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जिस पर ऑलरेडी आप खुद का नाम रजिस्टर कर चुके हैं, यानी कि यात्रा के लिए। और इसी में आपको जो तमाम सर्विसेज है वो दिखेंगे। हेली सर्विस है, ये यहाँ पर आपको नजर आएगी। और देखिए ये पेज जिसमें अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले ही आप इस पर रजिस्टर कर चुके होंगे। तो ये जो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक और बड़ी चीज जिसके बारे में जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, इस बार किराया क्या क्या रखा हुआ है। तो गुप्त काशी से केदारनाथ की बात करें तो 3,870 रुपए का किराया रखा गया है। सुरसी से केदारनाथ 2,749 और पाटा से केदारनाथ 2,750 रुपए का किराया रखा गया है। अब अगर आपकी यात्रा हेलीकॉप्टर यात्रा कैंसिल होती है, जो कई बार चांसेस बनते हैं क्योंकि मौसम कभी कभी खराब भी हो जाता है, तो उस वजह से कई बार यात्रा कैंसिल होती है, फिर आप समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए रिफंड भी आपको मिलेगा। अब इसकी भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो टर्म्स कंडीशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। खराब मौसम, तकनीकी कारणों की वजह से, या फिर अगर सरकार यात्रा रद्द करती है तो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा। इसके लिए सिर्फ आपको जो आपका बोर्डिंग पास है वो आपको जाकर टिकट काउंटर पर सबमिट करना होगा, तो वो पूरा का पूरा किराया आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा आप किस तरीके से आपका रिफंड हो सकता है, सबसे पहली बात तो अगर आप 1 घंटा पहले तक नहीं पहुंचते हैं हेलीपैड के पास तो आपकी यात्रा कैंसिल मानी जाएगी। 0 रिफंड, आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।